हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेसी टेक्निकल क्लासेस। एकेसी टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ध्वनि तरंगों के बारे में। ध्वनि तरंगें क्या होती हैं, उसकी पिच क्या होती है, उसके ध्वनि तरंगों के लक्षण क्या होते हैं, उन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को किसी बुक की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप किसी भी डिप्लोमा के किसी भी सब्जेक्ट की बुक की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम है ध्वनि तरंगे। तो ध्वनि तरंगे क्या होती हैं? पहला, ध्वनि एक प्रकार का कंपन होता है जो ठोस द्रव या गैस से होकर संचारित होता है। ध्वनि यांत्रिक तरंग है, यानी कि जो हम लोग बोलते हैं तो देख हमारे स्वर यंत्र जो होते हैं, यानी कि गले में जो स्वर यंत्र होता है, लेरिंग्स जिसको बोलते हैं, उसमें कंपन होता है जिसके द्वारा ध्वनि निकलती है। और ये ध्वनि एक अनप्रस्थ तरंग है, तो इसके चलने के लिए किसी माध्यम की, जैसे ठोस द्रव या गैस, किसी भी एक माध्यम की आवश्यकता होती है। जबकि प्रकाश जो हम लोग देखा तो अनप्रस्थ तरंग थी, वो उसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं थी, यानी कि वो अगर माध्यम नहीं भी है, ठोस द्रव या गैस कोई निर्वात भी है, तब भी प्रकाश चल सकते थे। लेकिन ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। दूसरा, ध्वनि तरंगों के प्रकार की बात करेंगे तो आवृत्ति परास, यानी कि एक सेकंड में कितनी आवृत्ति होती है, उसके आधार पर ध्वनि को तरंगों को तीन भागों में बांटा गया है। यानी कि एक से प्रति सेकंड कितने कंपन होते हैं, उसके आधार पर ध्वनि को तीन प्रकार से बांटा गया है। पहला है अवश्रव्य तरंगे यानी कि इंफ्रासोनिक वेव्स। वे तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, यानी कि एक सेकंड में 20 कंपन से कम, यानी कि एक सेकंड में 20 कंपन से कम अगर ध्वनि कंपन होता है, तो इस तरह की जो तरंग होती है उसको अवश्रव्य तरंग कहते हैं, इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं। दूसरा है श्रव्य तरंग, यानी कि ऑडिबल वेव्स। ऑडिबल वेव्स होती हैं कि जिसकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक, यानी कि एक सेकंड में 20 कंपन, या फिर उस 20 से 20,000 कंपन के बीच की जो ध्वनि होती है उसे श्रव्य तरंगे कहते हैं। इस प्रकार की तरंगे हम अपने कानों से सुन सकते हैं, यानी कि मनुष्य को इस प्रकार की जो ध्वनि होती है, इस तरह की तरंगे, वो श्रव्य तरंगे सुनाई देती हैं। इनमें एक सेकंड में 20 या उससे 20,000 कंपन होता है इन तरंगों में। और उसके बाद तीसरा है पराश्रव्य तरंगे। इसकी आवृत्ति जो होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, यानी कि एक सेकंड में ग्रेटर देन 20,000 कंपन, यानी कि 20,000 से अधिक कंपन होता है एक सेकंड में। तो इस तरह की तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं, कि अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। इस प्रकार की तरंगे हमको, मनुष्य को सुनाई नहीं देती हैं, लेकिन कुछ जानवर जैसे बिल्ली हो गया, चमगादड़ हो गई, इन लोगों को इस प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। और जो अवश्रव्य तरंगे होती हैं वो भी मनुष्यों को सुनाई नहीं देती हैं। तो मनुष्यों को केवल जो श्रव्य तरंगे होती हैं, यानी कि जिसमें प्रति सेकंड 20 से 20,000 कंपन होता है, वही ध्वनियाँ सुनाई देती हैं, इसलिए इसको ऑडिबल वेव्स कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ध्वनि की चाल किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा, कि ध्वनि कितनी चाल से, किस वेग से चलती है। तो न्यूटन के अनुसार ध्वनि की जो चाल होती है वो पदार्थ के की प्रत्यास्थता मापांक और पदार्थ के घनत्व पर निर्भर करती है। यानी कि अगर पदार्थ का प्रत्यास्थता मापांक ई है और घनत्व रो है, तो ध्वनि की चाल v बराबर होगा √E/रो, जहाँ ई क्या है, इलास्टिसिटी है, यानी जिस माध्यम से जाती है उसकी इलास्टिसिटी, यानी कि प्रत्यास्थता है।
ई, और जो रो है वो डेंसिटी है उस माध्यम की, घनत्व। तो v बराबर हो गया अंडर रूट ई अपॉन रो। और जो अगर गैसों की बात की जाए तो गैसों के लिए जो ध्वनि की चाल होती है वो गैसों में वो होती है लाप्लास के नियम के अनुसार ध्वनि की चाल होती है अंडर रूट पी इंटू लैम्डा अपान रो, जहाँ पे लैम्डा बराबर होता है सी पी अपॉन सी वी, यानी कि सी पी मतलब होगा स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा, और सी वी बराबर होता है स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा। ये लैम्डा का मान होता है। फ्रेंड्स, न्यूटन के अनुसार, न्यूटन ने जो नियम दिया था उसके अनुसार गैसों में ध्वनि की चाल थी v बराबर अंडर रूट पी अपॉन रो। और इस आधार पर अगर हम लोग p और रो का मान रखते थे हवा में, तो उसमें ध्वनि की चाल आती थी 280 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये सही नहीं था, तो लाप्लास ने अपने नियम में जो अपना नियम दिया उसमें उन्होंने लैम्डा को इसमें ऐड किया, तो उससे जो ध्वनि की चाल आई, हवा में जो ध्वनि की चाल आई वो 332 मीटर पर सेकेंड आई। 332 मीटर पर सेकेंड। वो किस प्रकार आई हम लोग देखेंगे। देखिए, वाई के लिए लैम्डा का मान होता है 1.41, यानी कि सी पी अपॉन सी वी जब रखा जाएगा उस वाई के लिए तो उसका मान आता है 1.41 लैम्डा का। और उसके बाद वाई का जो दाब होता है, यानी कि प्रारंभिक दाब जो वायु का पी होता है, ये पी है प्रारंभिक दाब वायु का, या फिर किसी गैस का, जो गैस होगी उसकी बात, उसमें प्रारंभिक दाब कितना होता है इसकी बात की जा रही है, पी वही है। तो वायु के लिए पी का मान होता है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। और वायु के लिए रो का यानी घनत्व वायु का जो होता है 1.29 kg पर मीटर क्यूब होता है। तो इसको रखे जब इस फार्मूले में रखा जाएगा, इस फार्मूले में, तो गैस वायु में ध्वनि की चाल आएगी v बराबर आएगा 332 मीटर पर सेकेंड। ये देखिए इस प्रकार 332 मीटर पर सेकेंड आएगा। उसके बाद देखेंगे ध्वनि के लक्षण कौन कौन से हैं, यानी कि किस प्रकार से ध्वनि को किस तरह से पहचाना जाएगा। तो पहला है तीव्रता। तो तीव्रता क्या है? ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण ध्वनि हमें अधिक तीव्र या धीमी सुनाई देती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई आवाज़ होती है बहुत तेज़ सुनाई देती है या फिर धीमी सुनाई देती है, इसको तीव्रता कहते हैं। तो ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। जब हम लोग सामान्य बातचीत करते हैं तो इस प्रकार इसमें जो ध्वनि की तीव्रता होती है वो 30 से 40 डेसिबल के बराबर होती है। यानी कि जब सामान्य बातचीत की जाती है तो उस समय जो ध्वनि निकलती है उसकी तीव्रता 30 से 40 डेसिबल के बराबर होती है। और जो हम लोग जब फुसफुसाहट जब होती है, यानी कि कोई बात धीरे धीरे कही जाती है, फुसफुसाहट जिसको बोलते हैं, तो उसमें ध्वनि की चाल 10 से 15 डेसिबल होती है ध्वनि की तीव्रता। फ्रेंड्स, WHO के अनुसार, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, जो 45 डेसिबल तीव्रता जिस ध्वनि की होती है वो ध्वनि मतलब शरीर के लिए अच्छी होती है। मतलब कि उससे 45 के आसपास जो जिस तीव्रता वाली जो ध्वनि होती है वो शरीर के लिए हानिकारक नहीं होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे तारत्व, यानी कि पिच। तारत्व क्या है? तारत्व ध्वनि का वह गुण है जिसके कारण कोई ध्वनि हमें पतली या मोटी सुनाई देती है। यानी कि जैसे लड़कियों की आवाज़ का पतला होना, तो और मनुष्यों की आवाज़ थोड़ी सी मोटी होती है, तो ये सब जो है तारत्व कहलाता है। पतली आवाज़ का तारत्व अधिक तथा मोटी आवाज़ का तारत्व कम होता है। यानी कि जो आवाज़ पतली होगी उसका तारत्व अधिक कहा जाएगा, और जो मोटी आवाज़ होगी उसका तारत्व कम होता है। अगला है गुणता, यानी कि गुणता क्या है? क्वालिटी,
गुणता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके द्वारा हम दो ध्वनियों के अंतर को बता सकते हैं। यानी कि अगर इस देखेंगे कि इस संसार में बहुत से आदमी मनुष्य हैं आपके आसपास हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति की ध्वनि अलग अलग होती है। हम लोग उसकी आवाज़ से उसके पहचान लेते हैं कि यह व्यक्ति बोल रहा है, या कोई आपका दोस्त बोलता है तो आप तुरंत पहचान लेते हैं ये मेरा दोस्त बोल रहा है। तो इस तरह से हम लोग पहचान जाते हैं कि किसकी आवाज़ है। यानी कि हर एक व्यक्ति की आवाज़ अलग अलग होती है, तो उससे हम पहचान जाते हैं। तो ये ध्वनि की गुणता होती है, यानी क्वालिटी होती है ध्वनि की, जिसके कारण हम लोग सबकी आवाज़ को पहचान जाते हैं। अब प्रतिध्वनि क्या है? अगला टॉपिक प्रतिध्वनि यानी कि इको। प्रतिध्वनि का मतलब है इको, इसकी इंग्लिश है इको। प्रतिध्वनि होती है जैसे जो ध्वनि किसी दृढ़ दीवार, पहाड़, गहरे कुएं आदि से टकराने के बाद सुनाई देती है उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। यानी कि जब हम लोग देखें, आप लोगों ने देखा होगा जब कुएं के सामने अगर आप लोग खड़े हैं, उसमें खूब तेज़ी से चिल्लाए तो कुछ समय बाद वो आपकी ध्वनि जो है वापस आपके कानों तक आती है, तो इसे प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि के लिए आवश्यक है कि जो स्रोत होता है, यानी कि कोई अगर बिंदु है, यहाँ इस स्रोत बिंदु है और इससे कोई आवाज़ निकली तो जो जिस जगह से टकरा कर आपको सुनाई देती है, यानी कि जो जहाँ से परावर्तित होती है ध्वनि, तो ध्वनि के स्रोत और परावर्तन सतह के बीच की जो दूरी ये होती है, ये कम से कम 17 मीटर होना चाहिए, तभी ध्वनि आपको स्पष्ट रूप से सुनाई देगी, प्रतिध्वनि। अन्यथा प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई नहीं देती है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए आवश्यक है कि परावर्तक सतह श्रोता से कम इतनी दूरी पर हो कि परावर्तित ध्वनि को उस तक पहुंचने में 0.1 सेकंड से अधिक समय लगे। यानी कि अगर हम लोग हमारे कानों में कोई ध्वनि सुनाई देती है तो उसका इफ़ेक्ट जो होता है, उस ध्वनि का जो इफ़ेक्ट होता है, प्रभाव, वो हमारे कानों पर 0.1 सेकंड तक होता है। यानी कि इस बीच अगर कोई दूसरी ध्वनि आपके कानों तक पहुंचती है तो वो हमें स्पष्ट सुनाई नहीं देगी, वो ध्वनि भी उस पहले वाली ध्वनि में मिल जाती है। इसलिए अगर कोई ध्वनि 0.1 सेकंड के बाद आपके कानों तक पहुंचेगी वही सुनाई देगी। यानी कि दो ध्वनियों के बीच में 0.1 सेकंड का अंतर होना आवश्यक है। तो अगर हम लोग को प्रतिध्वनि सुनना होता है तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए आवश्यक है कि जो स्रोत है, ध्वनि का जो स्रोत है, उससे जो परावर्तक सतह है इतनी दूरी पर हो कि जहाँ से ध्वनि को जाने में और फिर परावर्तित होकर पुनः आपके कानों तक आने में उसको 0.1 सेकंड का समय लगे। अगर उससे कम समय लगेगा तो आपको ध्वनि स्पष्ट सुनाई नहीं देगी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा डीजे की आवाज़ होती है, अगर डीजे कहीं पे रखा है, अगर आप उसके बिल्कुल पास में खड़े होंगे तो आपको उसकी आवाज़ एक स्पष्ट सुनाई नहीं देती है। वहीं अगर आप उससे कुछ दूरी पर जाके, जितनी दूरी पर जाते जाएंगे उसकी आवाज़ आपको स्पष्ट सुनाई देती है। क्योंकि आप लोग देखेंगे कि डीजे से जितनी जल्दी ध्वनि निकलती है तुरंत आपके कानों तक पहुंच जाती है, और उसमें 0.1 से कम सेकंड में वो ध्वनियाँ आपके पास तक पहुंचती रहती हैं। तो आपको स्पष्ट सुनाई नहीं देगा, सब ध्वनियाँ एक ही में मिल जाती हैं तो स्पष्ट सुनाई नहीं देता है। जबकि अगर दूर जाते जाएंगे तो वो ध्वनियाँ थोड़ी देर पे ध्वनि की तरंगें आप तक पहुँचेंगी। 0.1 से अधिक सेकंड लग जाएगा उनको आपके कानों तक पहुँचने में, तो वो ध्वनियाँ आपको स्पष्ट सुनाई देती हैं। तो ये प्रतिध्वनि है। और ध्वनि तरंगों के बारे में और भी बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।